तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कांग्रेस के गठन का सिद्धांत तक हम लोग पढ़ चुके थे और उसी सिलसिले में आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आप लोगों ने पहला वीडियो पे प्यार तो दिया है, बट कोई भी पूरा वॉच करके नहीं जाता है। क्योंकि देखिए, आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ता है और आपको कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को आगे लेके चलते हैं। और हम लोगों ने कल कांग्रेस के गठन का सिद्धांत तक पढ़ा था, तो आज देखेंगे महत्वपूर्ण अधिवेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो अधिवेशन जो है वो पहले हम लोग देखेंगे अधिवेशन कितने तरह के होते थे। तो अधिवेशन दो तरह के होते थे, एक वार्षिक होते थे और एक विशेष अधिवेशन होते थे। वार्षिक अधिवेशन पूरे साल में एक बार होता था और विशेष अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता था, तो आपातकाल या विशेष परिस्थिति जब होती थी तो ये विशेष अधिवेशन की बैठक की जाती थी। तो अधिवेशन जो है एक सामूहिक बैठक होती थी और इसमें शामिल जो होते थे देश के विभिन्न प्रांतों के कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल होते थे। तो अधिवेशन की कुछ शर्तें भी थी। तो पहली शर्त है, इसमें सिर्फ कांग्रेस के आधिकारिक सदस्य ही भाग लेंगे। अध्यक्ष पद नामित होगा और जिस प्रांत में बैठक आयोजित हो रही है उस प्रांत का व्यक्ति अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बन सकता। यानी जिस प्रांत में बैठक, जैसे मान के चलिए मद्रास में बैठक हो रही है, तो ये मद्रास के जितने भी प्रतिनिधि होंगे तो उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है अध्यक्षता नहीं कर सकता। मद्रास के अलावे कोई और प्रांत के जो है नेता या व्यक्ति वो अध्यक्ष बनेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण अधिवेशन। और यहाँ से स्टार्ट होता है महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो निर्माता है वो A.O. ह्यूम है। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। और अब यहाँ से सिलसिला चालू होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का। तो पहले तो हम लोग ने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले बोला जाता था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पेश किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से उसके बाद से जाना लगा। तो पहला अधिवेशन हम लोग देखते हैं 1885 का, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावित स्थान पुणे था, जहाँ पे कौन सी महामारी फैली थी? हैजा महामारी। तो हैजा महामारी फैलने के बाद इसको नया स्थान पर शिफ्ट किया गया बॉम्बे, और बॉम्बे के भी कौन सी जगह? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसकी अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी जो करते हैं पहली अधिवेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जामों में पूछा गया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं, यानी तथ्य। तो कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और कुल 9 प्रस्ताव भी पारित हुए थे। हम लोगों ने जैसा कि पहले पढ़ा। अब एक नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े लीडर है। तो ये बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ये जो पहला बैठक था 1885 में, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में जो इंडियन एसोसिएशन करके एक संगठन थी, जो ये खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये खुद गठन करता है, तो ये इंडियन एसोसिएशन की बैठक में शामिल हुए थे। तो ये इसी सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तो इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ को कांग्रेस के नाम देने का श्रेय दादा भाई नौरोजी के नाम, जो कि बदलाव प्रस्ताव से लिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे 1885 के अधिवेशन के।
तो यहाँ से कुल कुछ बात निकल कर आती है, जो कि आपके पहले अध्यक्ष था WC बनर्जी, स्थान प्रस्तावित पूना था, नया स्थान बॉम्बे किया गया, और ये जगह का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब इधर से बनता है कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि उनका इंडियन एसोसिएशन का जो संगठन था उसका अध्यक्षता वो कर रहे थे। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगला अधिवेशन में चलते हैं। अगला अधिवेशन है दोस्तों 1886। तो पहला में WC बनर्जी। अब ये दूसरा अधिवेशन है 1886। इसका स्थान है कलकत्ता, और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इधर तथ्य कुछ देखते हैं। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे, और इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है अधिवेशन की। कब? तो 1886 ये वाला, फिर 1893 लाहौर में करेंगे, फिर 1906 में चलेंगे कलकत्ता में। तो इसको याद रखने के लिए CLC से आप याद रखते हैं। दादा बनर्जी ने कलकत्ता में, लाहौर में, फिर कलकत्ता में, यानी इन्होंने 3 बैठकें का अध्यक्षता की है, 1886, 1893 और 1906। तो जैसे आप CLC याद रखें जगहों का नाम, तो ऐसे 636 यानी 1886, 1893 और 1906 ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए इसमें 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था सेकेंड वाले में, सेकेंड अध्यक्षता में, माफ़ कीजिएगा, सेकेंड अधिवेशन में 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था, और बिहार से 2 लोग शामिल थे। चूँकि हम लोगों ने देखा फर्स्ट में बिहार से एक भी नहीं थे, लेकिन सेकेंड में बिहार से 2 शामिल हुए। उनमें से थे शालिग्राम सिंह जो कि डुमराव से थे, विशेश्वर सिंह जो कि कुल्हड़िया से थे। अब इनके 2 सचिव भी शामिल हुए थे, यानी इसके सहयोगी के रूप में। पहले थे पुनेरदू नारायण सिन्हा, दूसरे थे गजाधर प्रसाद। अब इस अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जो कि इस प्रकार है। इस अधिवेशन में जो कि 16,000 रुपये खर्च किए हैं, मतलब 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें दरभंगा के महाराज जो थे लक्ष्मेश्वर सिंह, उन्होंने 2500 रुपये दिए थे, और डुमराव तथा हथुआ के महाराज ने भी सहयोग किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है आपके सेकंड अधिवेशन से, तो इन्हें भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1887 में होता है, स्थान मद्रास होता है, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। तो हम लोगों ने देखा WC बनर्जी पहले में, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, अब तीसरे में आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तो हम लोगों ने देखा कि पहले WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिर तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहले भारतीय में हिंदू, फिर ये पारसी अध्यक्ष, फिर ये मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस का एक मोटो था कि हम पूरे भारतीयों को एकजुट देखना चाहते, एक साथ लाना चाहते, और एक ताकत बनना चाहते हैं जो कि इस देश को आज़ाद करने में लगाई जाएगी। तो कांग्रेस का एक ही मोटो था कि सारे देशवासियों को एकजुट करे। तो आगे चलते हैं। इसके 1887 के जो मद्रास स्थान था अधिवेशन का, बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की। उसके तथ्य हैं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में आम जनमानस को कांग्रेस से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कांग्रेस बनो का नारा दिया गया। तो कांग्रेसी बनो का नारा तीसरे अधिवेशन में दिया गया 1887वें अधिवेशन में। अब MG राणाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इसी समय विषय निर्धारण समिति का गठन हुआ था। लॉर्ड डफरिन ने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था कि भारत का सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थान है कौन? कांग्रेस। तो कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि ये जो है भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप याद रखिएगा।
अगला अधिवेशन देखते हैं दोस्तों, 1888 में किया गया। इलाहाबाद स्थान था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। तो पहले हिंदू, फिर आए पारसी, फिर आए मुस्लिम, अब ये क्या है, यूरोपीय यानी अंग्रेज। तो देखिए ये जो सिलसिला चल रहा है, यानी आपका पूरा मतलब एक समावेशी कह सकते हैं कि पूरी तरह से दिखाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि हम सभी के संगठन से बने हुए हैं और सभी का साथ और सभी का विकास होगा। तो आगे चलते इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे। तो ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। अंग्रेजों ने अधिवेशन का स्थान उपलब्ध नहीं कराया। 1888 की जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, तो इसमें अंग्रेजों ने अधिवेशन का स्थान उपलब्ध नहीं कराया था इलाहाबाद में। तो लक्ष्मेश्वर सिंह लोथर काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को सदस्य मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए दे देते हैं, लोथर काउंसिल को खरीद के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे चलते, कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। माफ कीजिएगा दोस्तों, कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। मतलब अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो वो कांग्रेस का सदस्य नहीं बन पाएगा। सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद, जिसको सितारे हिंद के उपाधि से जाने जाती है, कांग्रेस का विरोध किया। इन्होंने कांग्रेस के विरोध के लिए एक अपना संगठन भी बनाया। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग किसी एक सेपरेट वीडियो में, सारे संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि इन्होंने कांग्रेस का क्या किया, विरोध किया। लाला लाजपत राय जो शेरे पंजाब यानी शेरे हिंद या शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते, कौन, लाला लाजपत राय, इन्होंने भी हिंदी में प्रथम बार इसी अधिवेशन में भाषण दिया था। तो ये 1888 के कुछ अधिवेशन के महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो आगे चलते हैं 1889 के अधिवेशन में। तो 1889 के अधिवेशन में स्थान बॉम्बे था। अध्यक्ष थे विलियम बेरनबर्न। अब विलियम बेरनबर्न से एक महत्वपूर्ण जुड़ी घटना है कि ये जो ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने ये जीवनी लिखी है। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी विलियम बेरनबर्न ने लिखी है। तो इसके तथ्य देखते हैं। ये द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो पहले जॉर्ज यूल थे। पहले कौन थे, हम लोगों ने देखा जॉर्ज यूल, और ये दूसरे जो यूरोपीय अध्यक्ष थे तो ये है विलियम बेरनबर्न। तो आगे चलते हैं। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार को प्रस्ताव पारित किया। मतलब इस अधिवेशन में जो 21 वर्षीय मताधिकार जो है उसका प्रस्ताव पारित हुआ। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी की गठन की प्रस्ताव पारित हुआ। मतलब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, विलियम डिग्बी को। और ये पत्रिका थी इंडिया, जिसमें ये इंडिया जो पत्रिका थी इसका प्रचार इन्हीं से हुआ था, इंडिया पत्रिका से। इस अधिवेशन में महिलाओं ने प्रथम बार हिस्सा लिया था। तो देखिए महिलाओं ने प्रथम बार इसी अधिवेशन में हिस्सा लिया था। और कुछ महिलाएं महत्वपूर्ण जो है वो हो गई कादम्बिनी गांगुली, जानकीनाथ घोषाल, पंडिता रमाबाई, स्वर्णा कुमारी देवी। ये जो कादम्बिनी गांगुली है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से थी, कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली थी। आगे चलते हैं दोस्तों। 1890 अब है 1890 का अधिवेशन। ये स्थान होता है कलकत्ता। अध्यक्ष होते हैं फिरोज शाह मेहता। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस अधिवेशन में पहली बार महिला ने मंच से संबोधित किया। कादम्बिनी गांगुली जो थी वो धन्यवाद ज्ञापन भाषण देती है। तो 1890 में के आगे चलते हैं तो 1891 का अधिवेशन आता है जो कि नागपुर में हुआ और अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। अब इसमें तथ्य है कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता कहा गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम क्या दिया गया, राष्ट्रीयता। अगला देखते हैं 1892 का। ये स्थान था इलाहाबाद। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर से आते हैं WC बनर्जी।
जो कि आपके पहले अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें तथ्य है कि 1888 में दादा भाई नौरोजी ने 1892 का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने की बात बोली। चुनाव आ जाने से बैठक इलाहाबाद स्थान बैठक की गई। मतलब 1888 में कहा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा कि 1892 का जो अधिवेशन है वो कहाँ कराएंगे, लंदन में। लेकिन चुनाव आ जाने से ये बैठक इलाहाबाद शिफ्ट कर दी गई। अगला अधिवेशन है 1893 का, जो लाहौर में होता है और ये दादा भाई नौरोजी करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था CLC 636, यानी 1886, 1903 और 1883 यानी और 1906। तो 1886 1886 1903। एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा 92 का इलाहाबाद यहाँ थे, 93 का लाहौर में होता है और दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो पहले 1886, फिर 1893, तब आता है 1906, यानी 636। हम लोगों ने इसे याद किया था CLC, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। तो ये भी है आपका दादा भाई नौरोजी 1893 वाला लाहौर अधिवेशन में। और ये भारतीय परिषद अधिनियम यहाँ पे 1892 पारित होता है, जो कि फेल हो जाता है। और इसमें ICS की परीक्षा जो लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करने का प्रस्ताव पारित होता है। तो अगला अधिवेशन है 1894 का, जो मद्रास में होता है। अल्फ्रेड वेब इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य उतना नहीं जानकारी दी गई है, तो इसमें एक ही है कि अल्फ्रेड वेब इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों 1895, जो कि पूना में होता है और अध्यक्ष होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि तिलक ने मंच से महादेव गोविंद रानाडे के सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करने की घोषणा की। महादेव गोविंद रानाडे ने, जिसको हम लोग MG रानाडे के नाम से भी जानते हैं, MG रानाडे, तो इनका जो आपका सोशल कॉन्फ्रेंस था उनको बंद करने की घोषणा की तिलक ने। अगला अधिवेशन देखते हैं 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जो रहमतुल्लाह सयानी किया था। और इसमें तथ्य है ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे होते हैं रहमतुल्लाह सयानी। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी की गीत जो होती है वंदे मातरम, इसी अधिवेशन में पहली बार गाई जाती है 1896। तो कहा जाएगा वंदे मातरम गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है वो किस अधिवेशन में गाई गई, तो 1896 वाली अधिवेशन में। अगला देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी इसी अधिवेशन में भारत के आर्थिक दोहन को समझते हुए धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित करते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था और 1896 वाले अधिवेशन में ही दिए थे। तो अगला अधिवेशन में चलते हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है हम लोग उसी को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करना और एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहे उसी को हम लोग अपने दिमाग में फीड कर सकें। क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, सारे पढ़ने से सभी को याद नहीं रहते हैं, तो जो हम लोगों को मेन लगता है तो हम लोग उसी को कवर करेंगे। तो अगला है 1901 का अधिवेशन, कलकत्ता में होता है और ये दिनसा अडलवी वाचा होते हैं इसके अध्यक्ष। इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार इसी अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। कहा जाएगा महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं, तो 1901 वाले अधिवेशन में।
और उदारवादी नेता के युवा नेताओं से खुलकर मतभेद सामने आने लगे। मतलब उदारवादी नेता जितने भी थे, युवा नेताओं से क्या हो गया, उनका मतभेद सामने दिखने लगे थे। तो अगला लेते हैं अधिवेशन 1905 का, जो कि आपका बनारस गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं। इसमें तथ्य कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित होता। तो आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में ही होता है। इसको भी बृहद रूप में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये भूमिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी निभाते हैं। गोखले ने ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा के तर्ज पर भारत में स्वशासन की मांग करते हैं। अब ये स्वशासन क्या है, तो स्वशासन जो है आपका अंग्रेजों के समक्ष चलाए गए शासन को स्वशासन कहते हैं। तो मंच से अहिंसक रहने का आह्वान किया गया। गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। कभी कभी हिंदी में भी लिख दिया जाता है दोस्तों भारतीय सेवक संघ, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी दिया जाए या भारतीय सेवक संघ दिया जाए तो इसकी संस्थापक इसके कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि मिली। तो इतने सारे फैक्ट्स 1905 के अधिवेशन से निकल के आते हैं। तो आप लोग ये 1905 के अधिवेशन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अगला है 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी करते हैं। ये दादा भाई नौरोजी का अंतिम अधिवेशन होता है और अंतिम अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। अब अध्यक्ष पद का विवाद हो जाता है। इसमें किसके बीच विवाद होता है, तो उदारवादी और युवा वर्ग में। उदारवादी की तरफ से रास बिहारी बोस होते हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक रास बिहारी घोष भी है और एक रास बिहारी बोस भी है। तो रास बिहारी बोस जो है वो थोड़े युवा वर्ग में आते हैं और वो थोड़ा गर्म दल के नेता होते हैं। और ये रास बिहारी घोष है जो कि आपके उदारवादी है। तो यहाँ पे उदारवादी वर्ग के रास बिहारी घोष होते हैं और युवा वर्ग के तिलक होते हैं, और जिसमें लाल, बाल और पाल तीनों की तिकड़ी होती है। और इस विवाद का सुलझाने के लिए आते हैं बीच में भूपेंद्र नाथ बसु, और ये सुझाव देते हैं कि ना ही उदारवादी और ना ही युवा वर्ग, ये दोनों की अध्यक्षता अगर करनी है तो दोनों का एक मिला जुला रूप आप दादा भाई नौरोजी की तरफ देख सकते हैं। तो दोनों को ही राजी था, उदारवादी भी राजी हुए और युवा वर्ग भी राजी हुए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी का सभी सम्मान करते थे। तो दोनों ने कहा ठीक है, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को ही अध्यक्षता करने देते हैं। तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने संभाली। इसी में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया और इसमें क्या हुआ, 4 प्रस्ताव भी पारित किए। अब वो 4 प्रस्ताव कौन कौन थे, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, यानी संपूर्ण भारत में लागू होगा। ये चारों जो प्रस्ताव थे ये इसी अधिवेशन में पारित किए गए और ये बोला गया कि संपूर्ण भारत में ये लागू होगा। लेकिन उदारवादी क्या थे, इनसे नाराज हो गए। अब कारण क्या था, कारण था कि स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल तक ही ये सीमित रखना चाहते थे उदारवादी लोग। जितने भी उदारवादी विचारधारा के नेता थे ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। अब इस सीमित रखने का क्या कारण था वो आगे जानेंगे। आगे चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी बहुत बड़े नाम है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में शामिल हुए, तो 1906 के अधिवेशन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1907 का अधिवेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों 1907 का अधिवेशन, तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। स्थान सूरत, पहले नागपुर था प्रस्तावित। नागपुर जो था ये था गरम दल का गढ़। तो गरम दल वाले सोचें और नरम दल वाले भी सोच रहे हैं कि नरम दल वाले सोच रहे हैं ये तो नागपुर गरम दल का गढ़ है, हम वहाँ पे अध्यक्षता नहीं होने देंगे। तो ये जितने भी उदारवादी नेता होते हैं वो इसको शिफ्ट कर देते हैं सूरत में, और अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में होती है। अब यहाँ पे अफवाह होती है क्या
कि 1906 के जो अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे उनको रद्द कर दिया जाएगा। ये अफवाह उड़ी। तो अफवाह उड़ने के बाद क्या हुआ, जितने भी वहाँ पे सभागार में प्रतिनिधि आए हुए थे, कार्यकर्ताएं सब आए हुए थे, तो उसमें चप्पल चली इस बैठक के दौरान, और ये बैठक को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। तो मार्च 1908 कहा गया 1907 के अधिवेशन में कि मार्च 1908 में सभी उदारवादी नेता इलाहाबाद में बैठक में मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, उदारवादी नेता यानी नरम दल और गरम दल 1907 के अधिवेशन में इन दोनों में क्या हो गई, टूट पड़ गई। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे सूरत विघटन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सूरत विघटन कब हुआ था, तो 1907 में। यह पूछा जाएगा नरम दल और गरम दल में मतभेद कब स्टार्ट हुआ, और मतभेद मतलब टूट कब स्टार्ट हुई, तो 1907 के अधिवेशन में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। 1908 का अधिवेशन जो इलाहाबाद में होता है, डॉक्टर रास बिहारी बनते हैं। प्रस्ताव जो था, कांग्रेस के संविधान का निर्माण होगा। कहा गया कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया जाएगा। 1908 में वार्षिक अधिवेशन, मद्रास कांग्रेस संविधान पारित होता है। कांग्रेस का संविधान जो होता है वो पारित होता है। इसी के तहत गरम दल के नेता को, जितने भी गरम दल के नेता थे यानी युवा वर्ग के थे, उसको कांग्रेस से 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। 1908 के अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के दौरान 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब आते हैं 1911 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है। बिशन नारायण धर जो उनकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो है जनगण मन पहली बार गाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा 1896 वाली अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया, और 1911 वाले अधिवेशन में राष्ट्रगान जो कि जनगण मन गाया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो आगे चलते हैं। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। ये जो राष्ट्रगान थे जनगण मन, वो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले प्रकाशित किया गया था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर की जो पत्रिका थी तत्वबोधिनी, उसमें 1911 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक थी, उसके तले प्रकाशित किया गया था। तो अगला अधिवेशन देखते हैं 1912 का अधिवेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 27वां अधिवेशन होता है और ये बिहार के बांकीपुर पटना में आयोजित किया जाता है, और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, आर एन मुधोलकर। तथ्य है कि बिहार में आयोजित ये प्रथम अधिवेशन होती है, और बिहार में अब तक 3 बार अधिवेशन की गई है। एक 1912 वाले अधिवेशन, फिर 10 साल बाद 1922, फिर एक होती है 1940 जो कि अभी वर्तमान में झारखंड का हिस्सा में है। तो ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है 1912 वाली। इसकी आर एन मुधोलकर अध्यक्षता करते हैं, बांकीपुर पटना में इसका अध्यक्षता होता है, और ये 27वां अधिवेशन है। तो ये सब फैक्ट्स को याद रखिएगा। और बिहार में आयोजित ये प्रथम अधिवेशन होती है, और बिहार में 3 अधिवेशन होती है, 1912, 1922 और 1940, जो कि आपका रामगढ़ में होता है, जो अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो 12 वाले अधिवेशन के आर एन मुधोलकर अध्यक्षता करते हैं बांकीपुर में, 1922 के गया में जो कि सी आर दास करते हैं। तो ये कुछ कांग्रेस की अध्यक्षता थी, और कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनको 1912 तक हम लोगों ने कवर किया आज। इसके बाद आगे चल के भी 1985 हम लोगों ने 1912 तक पढ़ा है। इसके आगे के अधिवेशन और अध्यक्षता जितने भी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बनेंगे वो हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, चैनल को जो भी करना कर दीजिए, लेकिन कमेंट में दोस्तों ज़रूर लिखिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा